हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम पेन मैनेजमेंट के ऊपर पेन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि पेन मैनेजमेंट है, उसकी कौन कौन से अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, कौन कौन से नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम पेन मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी अल्टरनेटिव थेरेपीज है जिनके थ्रू हम पेन को मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं पेन मैनेजमेंट बाय ओपियोइड मेडिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम्स में एमसीक्यू के रूप में इसको देखा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कंसंट्रेट होकर क्लास लीजिएगा। ठीक है, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पेन मैनेजमेंट बाय द फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, की पेन का मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के थ्रू पेन का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, कि पेन को कैसे मैनेज किया जाएगा फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल मतलब है रिलेटेड टू मेडिकेशंस, रिलेटेड टू मेडिकेशन, कि मेडिकेशन से रिलेटेड कैसे पेन को मैनेज किया जाएगा, कि मेडिकेशन से कैसे हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पेशेंट के पेन को हम रिलीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो टॉपिक है हमारा इसमें, तो फर्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक या NSAIDs और एस्प्रिन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, NSAID ड्रग और एस्प्रिन है, उससे कैसे पेन को कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत सारी NSAID ड्रग्स होती हैं, पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल आपकी NSAID है, एसिक्लोफिनाक आता है, ठीक है, सीरोटोपेप्टिडेज आती है NSAID के अंदर। बहुत सारी NSAID ड्रग्स होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज, NSAID की फुल फॉर्म, सॉरी, NSAID नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि ये NSAID जिसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और एस्पिरिन के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे कि एस्पिरिन जो ड्रग है वो कैसे क्या करती है। ठीक है, तो एस्पिरिन और NSAID ड्रग्स हैं, ये दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली सबसे पहले फर्स्ट वन हम जो पेन मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो काम में लेते हैं वो उन्हीं को काम में लेते हैं। फर्स्ट चॉइस इन पेन मैनेजमेंट, कि पेन मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम जो भी ड्रग्स कंट्रोल, पेन को कंट्रोल करने के लिए, पेन को मैनेज करने के लिए जो ड्रग्स काम में लेते हैं वो लेते हैं NSAID ड्रग्स है। तो NSAID और एस्प्रिन है, इनको जब अपन दे रहे हैं पेशेंट को, तो हमें किन किन बातों का, कौन कौन सी हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ठीक है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है सर। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर अप्लाई होती हैं जो एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अप्लाई होती हैं। जो ड्रग पेशेंट के 5 राइट्स को देखना होता है, ठीक है, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को चेक करना होता है, वाइटल साइन हमें चेक करने होते हैं, पेन को हमें सबसे पहले असेस करना होगा कि किस लेवल का पेन है, कि हमें पेन जो मेडिकेशन है वो देने की ज़रूरत है कि नहीं है, इसको भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। साथ के साथ में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो एक्सपायरी मेडिसिन है उसको देखना होगा कि एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखना है। साथ के साथ हमें देखना है कि पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है पर्टिकुलर मेडिकेशंस की वजह से। तो वो सारी जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो भी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों ने पढ़ी है, आप मेडिको नर्सिंग क्लासेस चैनल के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट के अंदर। तो वहाँ पर हमने पूरा डिटेल के साथ इनको स्टडी किया हुआ। यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि जब NSAID और एस्पिरिन पेशेंट को चल रहा है, पेशेंट को हम दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस समय एज ए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो बात है हमें ध्यान रखनी है कि ये NSAID ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और एस्प्रिन है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किस पेशेंट के अंदर, जिन पेशेंट के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन है या गैस्ट्रिक अल्सर है, और किसी पेशेंट में अगर एलर्जिक है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन कौन से में, कौन कौन से पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करो तो गैस्ट्रिक इरिटेशन,
गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है पेशेंट को, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर का दूसरा नाम है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। और एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जिक रिएक्शंस को हम दूसरे नाम से जानते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन सारे केसेस के अंदर गैस्ट्रिक इरिटेशन है, गैस्ट्रिक अल्सर है और एलर्जिक रिएक्शन है किसी पेशेंट को, ठीक है। किसी भी पेशेंट की मान लीजिए स्टमक के अंदर अल्सर हो रखे हो, ठीक है। दूसरा है गैस्ट्रिक इरिटेशन की मेडिकेशन है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर रही है। गैस्ट्रिक इरिटेशन है मतलब कि जलन हो रही है, ठीक है, पायरोसिस हो रहा है, वहाँ पे हर्ट बर्न हो रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और पेशेंट को अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें कभी भी NSAID और एस्प्रिन को हमें क्या नहीं करना है, एडमिनिस्टर नहीं करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपना कहता है कि जो NSAIDs है, एस्प्रिन का यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स ब्लीडिंग टेंडेंसी कैसे बढ़ जाती है उसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग ब्लीडिंग टेंडेंसी की अगर बात करें तो इसके लिए जो ड्रग रेस्पॉन्सिबल है वो है आपकी एस्पिरिन। इसके लिए जो ड्रग रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, एस्पिरिन है। एस्पिरिन ड्रग एक ऐसी ड्रग है, वो क्या करती है, एस्पिरिन क्या करती है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन कॉज करती है, कॉज प्लेटलेट एग्रीगेशन, कॉज प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट का क्या कॉज करती है, एग्रीगेशन कॉज करती है। और इस एग्रीगेशन की वजह से, एग्रीगेशन का मतलब है प्लेटलेट का क्या बना देती है, गुच्छा बना देती है, ठीक है। प्लेटलेट का गुच्छा बन जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लेटलेट है वो पूरी तरह से ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। और जिस वजह से क्या होता है, जहाँ पर भी ब्लड की जो जहाँ पर भी मान लीजिए कोई चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर क्या होता है, क्लोट है वो बहुत ही सॉरी क्लोट है वो बहुत ही धीरे बनता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ से ब्लड हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि प्लेटलेट है वो एक जगह अक्यूमुलेटेड हो गए हैं, ठीक है। वो एग्रीगेटेड हो गए, प्लेटलेट एग्रीगेटेड हो गए, एग्रीगेटेड मतलब उन्होंने क्या बना लिया, गुच्छा बना लिया। अब जहाँ पर भी ब्लीडिंग हुई, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे कोई ब्लीडिंग हो गई, अब ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड है वो बाहर निकलता रहेगा, लेकिन प्लेटलेट क्या होंगे, यहाँ पर आकर के क्लोटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इजीली वो क्लोटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरी जगह पर ही एग्रीगेटेड होकर के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये रीजन है कि एस्पिरिन क्या कोज करती है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन कोज करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है वो पेशेंट के अंदर बढ़ जाती है। दूसरा है कि जो ये हमने अभी पढ़ा, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि जो आपकी जो ड्रग्स हैं, जो NSAID ड्रग्स हैं, एस्पिरिन है, ये क्या कोज करती हैं, पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कोज करती हैं, साथ के साथ क्या कोज कर रही है, एलर्जिक रिएक्शन कोज कर रही हैं। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए तो हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, AST का मतलब होता है आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद हमें पेशेंट को ये ड्रग एडमिनिस्टर करनी होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्रिक इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो भी मेडिकेशन हम ले रहे हैं, ठीक है, उन मेडिकेशन को हमें क्या करना है, या तो दूध के साथ या कुछ खाना खा करके ही हमें लेना है, ठीक है। डू नॉट टेक इन एम्प्टी स्टमक, डू नॉट टेक इन एम्प्टी डू नॉट टेक इन एम्प्टी स्टमक। एक एम्प्टी स्टमक, खाली पेट के अंदर हमें ये मेडिकेशन नहीं लेनी है। अगर खाली पेट में लेंगे तो क्या होगी, ये मेडिकेशन क्या कोज करती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कोज कर सकती हैं और गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज कर सकती है। पहले ये गैस्ट्रिक इरिटेशन करेंगे, ये कंटिन्यूसली रहेगा तो वो क्या कोज कर देंगी, वो कोज करेगी गैस्ट्रिक अल्सर कोज करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मेडिकेशंस क्या करती हैं कि ये जो एस्पिरिन ड्रग है वो क्या करती है, एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स के इफेक्ट को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अभी हमने बात की है एंटीकोएगुलेंट के इफेक्ट को ये क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अब एंटीकोएगुलेंट के इफेक्ट को इंक्रीज कैसे कर रही थी, अभी मैंने आप लोगों को
पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेडिकेशन क्या कर रही हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ा देती हैं। कैसे? क्योंकि ये क्या कर रही है, प्लेटलेट का क्या कर रही है, एग्रीगेशन कर रही है। प्लेटलेट को एक जगह इकट्ठा कर लेती है, जिसकी वजह से जहाँ पर भी चोट लगी है वहाँ पर प्लेटलेट पहुँच नहीं पाते, जा नहीं पाते, क्लोटिंग नहीं कर पाते, और इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, प्लेटलेट है वो तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग हेमरेज ज़्यादा हो जाता है। और देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीकोएगुलेंट के इफेक्ट को प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करेंगे स्टूडेंट? प्रमोट ऐसे करेंगी कि मान लीजिए अब यहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, प्लेटलेट को एग्रीगेट कर लिया, उस वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करने के बाद ये मेडिकेशंस क्या काम कर रही है, ब्लड थिनर का काम कर रही है। एंटीकोएगुलेंट का इफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? एंटीकोएगुलेंट क्या करते हैं, क्लॉट नहीं बनने देती, और ये मेडिकेशन क्या करिए, प्लेटलेट को ले जाकर के एक साइड में कर दिया, एक गुच्छा बना करके साइड में रख दिया, लेकिन अब जहाँ पे चोट लग गई वहाँ पे क्या नहीं हो रही, क्लोटिंग नहीं हो रही। ये क्या कर दिए, इंक्रीज द एंटीकोएगुलेंट्स इफेक्ट। एंटीकोएगुलेंट्स इफेक्ट, जो भी एंटीकोएगुलेंट जो भी अपनी ड्रग्स हैं उनके इफेक्ट्स को ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। कैसे इंक्रीज कर रही है? एंटीकोएगुलेंट क्या करती है, एंटीकोएगुलेंट क्या करती है, स्टॉप द क्लॉटिंग या प्रिवेंट फ्रॉम क्लॉटिंग, प्रिवेंट फ्रॉम क्लॉटिंग, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है। अब ये दूसरी मेडिकेशंस क्या कर रही हैं, एस्पिरिन क्या कर रही है, एंटीकोएगुलेंट क्या कर रही थी, क्लॉटिंग नहीं बने। प्लेटलेट ये क्या कर रही है, आपकी एस्पिरिन क्या कर रही है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, अब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गए, और आप हम सब जानते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो कि प्लेटलेट है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल, प्लेटलेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इन क्लोटिंग। मतलब प्लेटलेट डायरेक्टली क्लोटिंग से रिलेटेड। अब प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो गया तो वहाँ पे क्लोटिंग नहीं होगी। अब क्लोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, एंटीकोएगुलेंट का इफेक्ट है, और एंटीकोएगुलेंट के इफेक्ट को क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि आइबुप्रोफेन है, अगर मान लीजिए आइबुप्रोफेन जो ड्रग है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू यहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। आइबुप्रोफेन अगर ड्रग है, वेरी मोस्ट एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है, ठीक है। आइबुप्रोफेन ये क्या है, एक एनएसएआईडी की ड्रग है, एंटी एनाल्जेसिक ड्रग है, एनएसएआईडी ड्रग है। ये ड्रग अगर मान लीजिए आइबुप्रोफेन अगर आप डायबिटीज वाले पेशेंट यानी कि एंटी डायबिटिक के साथ देते हो, एंटी डायबिटिक एजेंट्स के साथ आप देते हो, एंटी डायबिटिक एजेंट्स का नाम जाने तो एक बोले तो अपन मेटफॉर्मिन बोल सकते हैं। एंटी डायबिटिक एजेंट का अगर नाम बात करें तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन एक टेबलेट आती है जो क्या है, एक एंटी डायबिटिक एजेंट है। एंटी डायबिटिक एजेंट का अगर आप आइबुप्रोफेन और एंटी डायबिटिक एजेंट एक साथ देते हो तो ये क्या कॉज कर सकते हैं, दोनों मिलकर के हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया ये क्या कर सकते हैं, कोज कर सकते हैं। अब हाइपोग्लाइसीमिया जब ये कोज कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, एंटी डायबिटिक एजेंट को क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। लेकिन आप अगर आइबुप्रोफेन और दे देते हो तो ये क्या करेंगे, जो एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा और हाइपोग्लाइसीमिया वो कोज कर देगा। नॉर्मली जो ग्लूकोज लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एंटी डायबिटिक एजेंट से प्लान करके फिर पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं कि हाँ इस पेशेंट को इतना देंगे तो इतना इसका ग्लूकोज लेवल कम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आइबुप्रोफेन के साथ मिला करके दे रहे हो, मतलब एंटी डायबिटिक एजेंट प्लस आइबुप्रोफेन दे रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपको क्या कॉज कर देगी, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इन दोनों को आप साथ में दे रहे हो तो पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया आपको क्या कर सकता है, देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर एनएसएआईडी के साथ आइबुप्रोफेन या एनएसएआईडी कोई भी एनएसएआईडी ड्रग है उसके साथ अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हो, वो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ है, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, चैनल नाम लिखना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर दे रहे हो तो ये क्या कॉज कर सकती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। ये क्या कर सकती है, टॉक्सिसिटी
कोज कर सकती है, क्योंकि NSAID और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, NSAID और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, NSAIDs एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और NSAID ड्रग्स ये क्या करती हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ अगर आप NSAID ड्रग्स दे रहे हो तो ये क्या कॉज करती है? टॉक्सिसिटी कॉज करती है। टॉक्सिसिटी कैसे करेंगी? क्योंकि NSAID ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, इसके रीनल एक्सक्रिएशन को प्रिवेंट करेंगे और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? कैल्शियम की टॉक्सिसिटी, वहाँ पे जो NSAIDs हैं उनकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। रीनल जो NSAIDs हैं उनका रीनल एक्सक्रिएशन कम कर देती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और NSAIDs की क्या हो जाएंगी? फिर वहाँ पे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ NSAID ड्रग और एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आप नोट कीजिएगा, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्प्रिन, इसका दूसरा नाम है एस्प्रिन, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको, अब यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, दो वर्ड में पहला वर्ड है साइड इफेक्ट्स और दूसरा वर्ड है एडवर्स इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? अनरिकॉग्नाइजेबल या अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, कोई भी मेडिकेशन के, ठीक है, कोई भी मेडिकेशन के जो अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एडवर्स इफेक्ट। अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स क्या होते हैं? अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स। अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एडवर्स इफेक्ट। और ये एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इनका कोई पता नहीं लगा। जैसे तो मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो जब भी दवाई को बनाती हैं तो उस समय वो उस दवाई से रिलेटेड एडवर्स साइड इफेक्ट्स के बारे में हमें बता देते हैं कि इसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो अनप्रिडिक्टेबल जो ये एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ये किसी को नहीं पता होता, ये अचानक से हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट है, और ये क्या होते हैं? मोर हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जबकि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? मैं आपको बताना चाहूंगा, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? प्रिडिक्टेबल होते हैं, इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाते समय इनको प्रिडिक्ट कर देती है कि ये इस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स वो हो सकते हैं, और ये लेस हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इनके बारे में पता है तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं, तो इसलिए ये क्या है? लेस हार्मफुल है। तो ये होते हैं साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट में डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं NSAID के जो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट वो कौन कौन से। तो फर्स्ट वन है हमारा गैस्ट्रिक इरिटेशन है। सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो रहा है, सोडियम और वाटर का क्या कर रही है? रिटेंशन कर रही है। टिनिटस क्या है? टिनिटस का मीनिंग है रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर, कान में ऐसा लगेगा घंटी सी बज रही है, उसे बोलते हैं अपन टिनिटस। प्लूराइटिस मतलब इचिंग, स्किन इन्फेक्शन है। और ब्लड डिस्क्रियासिस मतलब है कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्लड रिलेटेड अबनॉर्मेलिटीज, वो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं NSAIDs के थ्रू। सोडियम वाटर का रिटेंशन होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, टिनिटस हो सकता है, प्लूराइटिस हो सकता है, ब्लड डिस्क्रियासिस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है NSAID के इफेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड यानी कि एस्प्रिन की बात करें। तो एस्प्रिन की अगर बात करें लगभग सेम सा ही है, ठीक है। गैस्ट्रिक इरिटेशन है, टिनिटस है, फ्लशिंग है। फ्लशिंग का मतलब आपका फेस एकदम अचानक से रेड हो जाता है, ठीक है, BP कम हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्लशिंग। हॉट प्लस आने शुरू हो जाते हैं, और हॉट प्लस कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मेनोपॉज के अंदर आपको हॉट प्लस देखने को मिलते हैं। हॉट प्लस किसमें? मेनोपॉज में।
मेनोपॉज के अंदर हॉट फ्लैश देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट ऑफ NSAID ड्रग्स और एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिटामिनोफेन। ये भी एक NSAID का ही टाइप है, एंटीपायरेटिक बोलते हैं इसको। यहाँ एसिटामिनोफेन का ही दूसरा नाम है पैरासीटामोल। ठीक है, ये क्या है, एंटीपायरेटिक ड्रग है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स का मतलब है जो फीवर को कम करती है, मतलब यूज्ड इन फीवर के अंदर इसको यूज किया जाता है, फीवर के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और एसिटामिनोफेन उसका दूसरा नाम है, बहुत बार इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, टाइलिनॉल। ठीक है, इस नाम से भी बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पैरासीटामोल है, एसिटामिनोफेन है और टाइलिनॉल है, ये मेडिकेशंस क्या होती है, लीवर डिजीज के पेशेंट्स के अंदर, रीनल डिसऑर्डर और एल्कोहलिज्म और हाइपरसेंसिटिविटी, इनके अंदर क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। किन किन में होती है, लीवर डिजीज के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होती है, क्योंकि पैरासीटामोल में, एसिटामिनोफेन या टाइलिनॉल का सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किस में होता है, लीवर के अंदर होता है। अगर पेशेंट को पहले से लीवर डिजीज है तो वो उसको और ज्यादा एग्रीवेट कर देता है। रीनल डिसऑर्डर, एक्सक्रिएशन में प्रॉब्लम होती है, पैरासीटामोल का एक्सक्रिएशन है वो रीनल एक्सक्रिएशन की तरह होता है। एल्कोहलिज्म में पहले से ही पेशेंट का जो लीवर है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होता है, तो उस वजह से वहाँ पर भी टॉक्सिसिटी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी नेक्स्ट वन है हाइपर सेंसिटिविटी, ये है हमारा एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, ये है हमारा एलर्जिक, यहाँ पर हम बात करते हैं एलर्जिक की। तो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें जो पेशेंट है उसको पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन वो एडमिनिस्टर नहीं करनी। जब भी आप पेशेंट को एसिटामिनोफेन देने जा रहे हो या पैरासीटामोल देने जा रहे हो या टाइलिनॉल देने जा रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट की लीवर हिस्ट्री, लीवर फंक्शन की हिस्ट्री को, या लीवर डिसफंक्शन की कोई हिस्ट्री रही है पेशेंट की। लीवर डिसफंक्शन का मतलब है लीवर डिसऑर्डर रिलेटेड टू लीवर, या लिखी लीवर डिसऑर्डर कि पेशेंट को कोई लीवर डिसऑर्डर तो नहीं रहा है। अगर लीवर डिसऑर्डर रहा है तो डेफिनेट है कि वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें हमें यूज नहीं करनी है। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, अगर आप पैरासीटामोल वगैरह हैं इनको अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं, मोर क्वांटिटी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, इफ यूज इन मोर फ्रिक्वेंटली, अगर इनको बहुत ज़्यादा हम जल्दी जल्दी यूज करते हैं और ओवरडोज करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं लीवर डिसऑर्डर या हिपेटिक फेलियर से रिलेटेड या हिपेटिक डैमेज से रिलेटेड। लीवर डैमेज होने लग जाता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो लीवर डैमेज अगर हो रहा है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो नोजिया हो सकता है, वहाँ पे वॉमिटिंग, डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है, और जॉइंटिक्स है। तो ये सारे सिम्टम्स है, ये तो तीनों सिम्टम्स आएंगे आपके इंडाइजेशन की वजह से, ये आएगा आपका एनलार्जमेंट ऑफ, यानी हिपेटोमीगैली, और जॉइंटिक्स आएगा एंजाइमेटिक डिफरेंशिया, फंक्शनल डिसऑर्डर या फंक्शनल डिसऑर्डर। ये लीवर के फंक्शन अगर ढंग से नहीं होंगे, ठीक से नहीं कर रहा है लीवर काम, तो सिचुएशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लीवर फंक्शन की जो भी डिसऑर्डर उसमें आपको देखने को मिलेगा। पैरासीटामोल का एंटीडोट, पैरासीटामोल है उसका एंटीडोट है अपना एन एसिटाइल सिस्टीन एंटीडोट है। जब भी पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो जाती है उस सिचुएशन के अंदर यूज किया जाता है। यूज इन पैरासीटामोल पॉइजनिंग, पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। पैरासीटामोल की हो गई, टाइलिनॉल की हो गई, हो सकता है कि आपको कहाँ मिलेगी ये देखने को, एसिटामिनोफेन में भी यूज़ कर सकते हैं। एसिटामिनोफेन के केस के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओपियोइड एनालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की